स्टार्ट करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश से। ठीक है, किससे स्टार्ट करेंगे? भारत के भौतिक प्रदेश से। अब भारत के भौतिक प्रदेश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, इंडिया, इसको इंग्लिश में नाम जानते हैं भारत के भौतिक प्रदेश। अब भारत के भौतिक प्रदेश को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे पहला उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं हिली रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा होगा उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। अब उत्तर भारत का विशाल मैदान करते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान को लिख सकते हैं इंग्लिश में ग्रेटेस्ट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तीसरा पॉइंट है हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जिसको इंग्लिश में जानेंगे पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। ठीक है, चौथा पॉइंट भारतीय मरुस्थल। अब भारतीय मरुस्थल जिसको हम जानते हैं इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये आपका चौथा कंप्लीट होता है। फिर हम लोग चलते हैं भारत के तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान। अब भारत के तटीय मैदान जिसको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगला हम लोग 6 नंबर में लिखेंगे भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह। क्या लिखेंगे? भारत के द्वीप समूह, और इसमें हम लिखेंगे इंग्लिश में आइलैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये इतना पॉइंट हमारा होगा। इस भारत के भौतिक प्रदेश को हमने 6 पार्ट में विभक्त किया है और सभी एक एक पार्ट करके हम लोग इन चीजों को देखेंगे। बात आती है यूपी ट्रिपलएससी पेट के लिए। इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें हम आपको दिखा तो दिए कि ये सारे पार्ट्स आपके भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, परंतु जब हम पढ़ाएंगे इसको तो इसको कम लेवल लेके चलेंगे, जहां पर हम सिर्फ हिमालय की चर्चा करेंगे। हिमालय में बहुत सारे पर्वत, पहाड़ी, जो भी घाटियां, ठीक है, इसके बाद आपको बहुत सारे हिमनद, ये जितनी भी चर्चा है वो हम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में करेंगे और अलग अलग करके आपको बताएंगे।
ठीक है। इसके बाद हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार में के अंतर्गत जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उसके अंतर्गत जितने पर्वत पहाड़ियां पाई जाती उन पर चर्चा करेंगे, फिर भारतीय मरुस्थल पर चर्चा करेंगे, फिर भारत के तटीय मैदान पर चर्चा करेंगे और भारत के द्वीप समूह पर जो चर्चा थी वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे हिमालय को लेकर के, किस तरह से हिमालय के अंतर्गत पर्वत पहाड़ियां चोटियां पाई जाती हैं और बहुत सारे प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं इन्हीं हिमालयी क्षेत्रों में। तो चले बात करते हैं। सबसे पहले एक पार्ट की बात करें तो ये 6 पार्ट्स है, तो आप लोग इसको नोट कर लें पहले तो। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम, कुछ पॉइंट्स आपको लिखाएंगे, ये पॉइंट्स आपका लिखा रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे, ये पॉइंट हमें आपको बताना है। ठीक है, तो अभी तो हम जो बताएंगे पहले वो पॉइंट्स आपको लिखना है। वो पॉइंट्स क्या होगा कि भारत में करीब 10.6% के करीब माउंटेन स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों? भारत में 10.6% पर माउंटेन स्थित है। इसके बाद 27.5% पर हिल्स स्थित है। ठीक है, इसके बाद 18.5% पर प्लेटू स्थित है और 43.2% पर लैंड स्थित है। ठीक है, तो आपको ये अगला पॉइंट लिखना पड़ेगा कि भारत में 10.6% पर माउंटेन है, 27.5% पर हिल्स है, 18.5% पर प्लेटू है और 43.2% पर लैंड स्थित है। तो ये अगला पॉइंट आपके लिए होगा। ठीक है, इतनी चीज आप लोग क्लियर कर लेंगे। कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को। और अब हम चलेंगे, इसके बाद जो है आपको बताएंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है, मैदान कैसे कैसे फैले हुए हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये पार्ट्स आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह का एक ऐसा क्षेत्र जो है ऐसा आपको मिलेगा। यह है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का
पर्वतीय क्षेत्र, यह है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अब इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को अभी हम विभाजित भी करेंगे हिमालय को लेकर के। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहां से लेकर के ये उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो करीब 2500 किलोमीटर है। ठीक है, और यह पर्वत श्रृंखला भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पर्वत श्रृंखला भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई श्रृंखला है और इसकी चौड़ाई पश्चिम में सर्वाधिक है तथा पूर्व में चौड़ाई कम है। मतलब पश्चिम की तुलना में पूर्व की चौड़ाई कम है। करीब बताते हैं कि यहाँ चौड़ाई 400 किलोमीटर होती है पश्चिम की तरफ, और यहाँ पर जो चौड़ाई होती है घटते हुए करीब 150 किलोमीटर बचती है। ठीक है, तो इतनी आप बात बता सकते हैं कि ये पर्वत श्रृंखला आपके अराकान योमा पहाड़ी, इसके बाद लद्दाख पहाड़ी, इसके बाद आपकी जास्कर पहाड़ी, इसके बाद आपकी लद्दाख पहाड़ी, मतलब ये हो गया आपका काराकोरम, ये हो गया आपका लद्दाख, और ये हो गया आपका जास्कर, और ये हो गया आपका कैलाश। ठीक है, यहाँ इस श्रेणी से लेकर के यहाँ बहुत सारी आपकी नागा पहाड़ी, यहाँ पर आपका पटकाई दुम पहाड़ी, ठीक है, वहां पर नागा पहाड़ी, पटकाई दुम पहाड़ी, इसके बाद यहाँ पर मिजो पहाड़ी, फिर इसके बाद लुसाई पहाड़ी, और यहाँ पर आपका अराकान योमा पहाड़ी। मतलब ये पर्वत श्रृंखला उत्तर पश्चिम में काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ठीक है, और कैलाश श्रृंखला के रूप में दक्षिण पूर्व में यही श्रृंखला अराकान पहाड़ी के रूप में फैली हुई है। इसे कहते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र आज भी निर्माण कार्य जारी है, मतलब, और इसे एक युवा पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण आज भी पूर्ण रूप से जारी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिवालिक हिमालय है। इस शिवालिक हिमालय का आज भी निर्माण हो रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में नवीन हिमालय कौन सा है, तो भारत का जो नवीन हिमालय है वो है आपका शिवालिक हिमालय। आपसे पूछ सकता है कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो हिमालय एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, एक फोल्डेस्ट माउंटेन है, या बता सकते हैं एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। क्या है? यह एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। यह एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। क्या है? यह एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है और इसका निर्माण आज भी
जारी है, आज भी जारी है, ठीक है, आज भी जारी है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। यह एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, इसका निर्माण आज भी जारी है। ये बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला आज भी इसका निर्माण कार्य जारी है, और इस श्रृंखला में एशिया महाद्वीप में 94 ऊंचे पर्वत श्रृंखला में 92 इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है, श्रृंखला में स्थित है। ये आप बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। आप लिख सकते हैं कि ये इस श्रृंखला में एशिया महाद्वीप में 94 ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं में से जो 92 इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई इस पर्वत श्रृंखला में चोटियों की औसत ऊंचाई 6500 मीटर तक है, ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला में जो इनकी पर्वतों की जो ऊंचाई है वो करीब 6500 मीटर तक पाई जाती है। जैसे आपको बता दें कि बहुत सारी श्रृंखलाओं में जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा 6500 से औसत ऊंचाई ली जाती है, ठीक है। इस औसत ऊंचाई के रूप में भी हम जानते हैं बहुत ऊंचे पर्वत श्रृंखला, जिसमें माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, और इसी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के श्रृंखला के अंतर्गत आता है, ठीक है। वहीं हम बात करें K2 गाडविन ऑस्टिन की, जो दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है और भारत का सबसे फर्स्ट ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। यदि आप वर्ल्ड की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, वो है कौन सा, K2 गाडविन ऑस्टिन। तो ये आप कह सकते हैं, ये इतने पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट कर लें, और फिर हम उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को विभाजित करेंगे हिमालय को लेकर के, और फिर हम इस बात को क्लियर करेंगे। तो अब हम लोग जो है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को विभाजित करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को बना लिया होगा मैप, और सारी चीजें लिख ली होगी, है ना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को जो है विभाजित करेंगे, ठीक है। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में विभक्त करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम आपको पहले लिख के बताएंगे, ठीक है, पार्ट्स कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानेंगे। किस हिमालय के नाम से? ट्रांस हिमालय के नाम से जानेंगे। दूसरा हमारा होगा ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, जिसे हम लोग बोलते हैं महान हिमालय। क्या बोलते हैं? महान हिमालय, ठीक है। और इसे हम तीसरे पॉइंट बोलेंगे लघु हिमालय। क्या बोलेंगे? लघु हिमालय, ठीक है। और अगला पॉइंट आपका चौथा होगा शिवालिक
हिमालय। क्या होगा? शिवालिक हिमालय। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया कि पहला आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय। तो ये आपके 4 उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को जो समांतर श्रेणियों में विभक्त है उनको हमने इस तरह से लिखा है। फिर आपको हम इसके बाद मैप बताएंगे और मैप में उस चीज को दर्शाएंगे कि कौन सा भाग ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, कौन सा भाग बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है और कौन सा भाग लघु हिमालय के अंतर्गत आता है और कौन सा भाग शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आप लोग नोट करें। तो ये पॉइंट आप लोगों का नोट हो चुका होगा और फिर हम लोग आपको बताएंगे मैप बनाकर कि इस समांतर श्रेणियों को कैसे मैप के सारे विभक्त किया गया है। तो चलते हैं, हम लोग बनाएंगे एक मैप बनाएंगे, ठीक है, और उस मैप के सारे आपको बताएंगे कि ये आपका मैप बनेगा, ठीक है। ये आप मैप बनकर तैयार हुआ, ठीक है, और इसको जो है हम अब लिखेंगे और बताएंगे कि ट्रांस हिमालय कहां से कहां तक स्थित है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा, ये सभी पूरा आपका ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आएगा, ये आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये क्षेत्र आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट्स है वो पूरा ट्रांस हिमालय है, ठीक है। यहाँ मतलब सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये आपका इस तरह से ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, ठीक है। तो ये हम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपको लिखेंगे, ठीक है। अब आपको बताएंगे ये ट्रांस हिमालय जो है इसे हम ट्रांस हिमालय जानते हैं। क्या जानते हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ये हमने लिख दिया ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां स्थित हैं, तो आपको पता होगा कि ये ट्रांस हिमालय में जो है ये है काराकोरम, ठीक है, ये है काराकोरम, ठीक। दूसरी आपकी जो है वो है आपकी लद्दाख। क्या है दोस्तों? लद्दाख है, ठीक है। जो तीसरी है वो है आपकी जास्कर और जो चौथी स्थित है, ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला जो स्थित है वो है कैलाश, ठीक है, कैलाश है। तो इस तरह से ये पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो ये जो आपको मैंने बताया जो ट्रांस हिमालयाज है वो ट्रांस हिमालयाज के अंतर्गत जो 4 श्रेणी उत्तर से दक्षिण की तरफ है तो वो कौन सी है? पहली आपकी काराकोरम है, दूसरी आपकी लद्दाख है, तीसरी आपकी जास्कर है और चौथी कैलाश श्रेणी है। तो इस प्रकार से ये ट्रांस हिमालय के हिस्से के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रांस हिमालय को हमने आपको दिखाया। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद ये जो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं ये पार्ट्स आपका पूरा, ये पूरा पार्ट्स आपका ये क्या है? ये आपका बृहद हिमालय है, ठीक है। क्या है? ये आपका बृहद हिमालय है, ठीक है। ये मैप ऐसे करके आप चलेंगे तो ये आपका बृहद हिमालय है, ठीक है। ये आपका बृहद हिमालय है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, ये है आपका बृहद हिमालय, ठीक है। और ये आपका ट्रांस हिमालय है और ये श्रृंखला आपकी जो है वो मध्य हिमालय के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? मध्य हिमालय के अंतर्गत आएगी, जिसे हम लोग लघु हिमालय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली श्रृंखला आएगी वो होगी आपकी शिवालिक हिमालय की।
शिवालिक हिमालय। तो ये शिवालिक हिमालय पूर्व की तरफ जाते जाते कोसी नदी के पास पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ठीक है, पश्चिम तो चौड़ाई कुछ होती है, परंतु जब पूर्व की तरफ ये हिमालय जाता है तो ये हिमालय पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाता है कोसी नदी के बाद। ठीक है, तो इस हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, लघु हिमालय। क्या कहते हैं, लघु हिमालय। और इसे हम लोग कहेंगे शिवालिक हिमालय। क्या कहेंगे, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसे हम लोग शिवालिक हिमालय का नाम देंगे। जो आज भी इस हिमालय का निर्माण जारी है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हिमालय कौन सा पार्ट हिमालय का नवीन है, तो वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला एक युवा पर्वत श्रृंखला कहलाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और अब हम इस मैप के बाद जो अगला आपको बताएंगे, तो ट्रांस हिमालय की जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलते हैं। तो ये मैप आप लोग पूरी तरीके से पहले क्लियर कर लें और अच्छे से इसको बना लें। तो ये पूरी तरीके से ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया होगा। और फिर अब हम लोग चलेंगे ट्रांस हिमालय की तरफ। ठीक है, किधर चलेंगे, ट्रांस हिमालय की तरफ। ठीक है, और ट्रांस हिमालय के से जो भी संबंधित जो भी कुछ फैक्ट बन पा रहे हैं, वो सारे फैक्ट आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में पॉइंट सबसे पहला होगा, इसे तिब्बती हिमालय, तिब्बती हिमालय या तेथिस हिमालय, क्योंकि इस हिमालय का निर्माण आपको पता है कि जब इंडियन प्लेट्स एक यूरेशियन प्लेट के साथ आकर टकराई, तो यूरेशियन प्लेट काफी बड़ी प्लेट थी जो इंडियन प्लेट को धंसा दिया, और जो यूरेशियन प्लेट का पहला हिस्सा था वो ऊपर उठा, जिससे इस हिमालय का निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय, जो तेथिस सागर में पड़ता था। इसलिए इसको नाम हमारे जियोग्राफर तेथिस हिमालय का नाम देते हैं। और इस श्रृंखला का निर्माण तिब्बत और चाइना एरिया में हुआ, इसलिए इसको तिब्बती हिमालय कहा जाता है। और इसे भारत के बाहर स्थित है हिमालय, तो इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं, इसे पार हिमालय कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपका होगा कि इन चट्टानों का निर्माण, इन चट्टानों का निर्माण टार्सरी युग से लेकर के, टार्सरी युग से लेकर कार्बोनिफेरस कैम्बियन युग तक निर्माण जारी रहा। पता ये चलता है कि ये जो युग दिए होते हैं, युग को एक कार्बन डेटिंग की जाती है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि ये युग की जो चट्टानें वहां पाई गई, जो जियोग्राफिकल वहां गए रिसर्च किए, तो वहां टार्सरी युग की, उस युग की और इस युग में काफी अंतर देखा। तो कहा कि इस युग का नाम उन्होंने कुछ जो साल पहले था उस युग को टार्सरी युग किया। जब कहते हैं कि ये तेथिस सागर हिमालय का उद्भव हुआ, उस तेथिस सागर के बीच में यूरेशियन प्लेट के एक श्रृंखला के रूप में ऊपर उठी, उसे हम लोग तेथिस हिमालय और तिब्बती हिमालय कहते हैं।
तो वो चट्टान टर्शियरी युग से स्टार्ट हुई बनना और कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानों का निर्माण वहां तक, मतलब कैम्ब्रियन युग तक जब तक चला, जब तक इस हिमालय का निर्माण जारी रहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये युग टर्शियरी युग से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक का निर्माण जारी रहा। ठीक है, ट्रांस हिमालय के निर्माण में। दूसरी बात, इस हिमालय में औषधि चट्टानें पाई जाती हैं। औषधि चट्टानों को इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। औषधि चट्टानें पाई जाती हैं। क्या है? औषधि चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जितनी भी चट्टानें मिली हैं वो सारी चट्टानें औषधि चट्टानों के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस हिमालय के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण साउथ, नॉर्थ से साउथ के क्रम में 4 प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं। श्रेणियां इस प्रकार हैं। अब वो 4 प्रमुख श्रेणियां कौन इस प्रकार हैं, जिसमें बात करेंगे हम लोग। पहली आपका है काराकोरम श्रेणी। दूसरा आपका है लद्दाख श्रेणी। और जो तीसरा है वो है आपका जास्कर श्रेणी। और जो चौथा है वो है आपका लद्दाख कैलाश श्रेणी। इस तरह से ये इस हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी स्थित है नॉर्थ से साउथ तक। तो इस प्रकार से ट्रांस हिमालय के फैक्चुअल पॉइंट्स हैं ये आप सभी लोग अपने बुकलेट में नोट कर ले, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो पॉइंट नोट हो गए होंगे, इसके कुछ पॉइंट्स बचे हैं, वो पॉइंट्स हम आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम साफ कर दें और चले आगे। ठीक है, तो चलो इसके आगे कुछ पॉइंट्स कराएंगे हम। इसके आगे कुछ पॉइंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी की। अब ये काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। तो आपको मैप में हम दिखाएंगे कि ये काराकोरम है, ठीक है, ये आपकी काराकोरम है। यहां से ये काराकोरम रेंज चालू होती है और इस तरह से ये काराकोरम रेंज फैली हुई है, काराकोरम। अब ये काराकोरम जो श्रेणी है, इस काराकोरम श्रेणी में यहां पर आपका क्या स्थित है, केतु भी हम बोल सकते हैं और गाडविन ऑस्टिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गाडविन ऑस्टिन भी बोल सकते हैं या तो केतु बोल सकते हैं। और इसमें एक चीज सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है।
विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और दूसरा पॉइंट इसमें बनेगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, भारत की सर्वोच्च चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन, और ये काराकोरम श्रेणी के मध्य में स्थित है। और इसकी जो हाइट है वो है 86 मीटर। इतनी बात आपको याद रखना है काराकोरम। और काराकोरम के इस दिशा पे आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। क्या स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। भारतीय सेना यहीं पर पाकिस्तान और चाइना को इनके जो आतंकवादी एरिया है उसके ऊपर ऊंचाइयों में रह करके ये अपनी सीमा के रक्षा करती है सेना। भारत की जो सेना है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होती है, इस कारण कि चाइना की कोई भी व्यक्ति उसके अंदर ना सके, भारत के अंदर इंटर न करे, उनकी सीमा से अपनी सीमा में रहे और हमारी सीमा में आने की कोशिश ना करे। इस तरह सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, ठीक है, और भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये लिख सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। काराकोरम के दक्षिण में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये काराकोरम श्रेणी के बारे में आपने पूर्ण रूप से क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको नोट करें आप लोग। तो ये चीज नोट हो गई होगी आप सभी लोगों के लिए। और इसमें एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूं, ये तीसरा पॉइंट और इसमें नोट कर लो आप लोग। इसमें नोट ये करना है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन, ठीक है। K2 गाडविन जो है ये ऐसे लिखना है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गाडविन ऑस्टिन, है ना, जिसको हम लोग K2 बोलते हैं। ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 86 मीटर है, ठीक है। जिसका नाम K2 भी ले सकते हैं, गाडविन ऑस्टिन भी ले सकते हैं। और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और भारत की फर्स्ट सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी है और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया और द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसकी हाइट 86 मीटर है। और काराकोरम हाईएस्ट पीक ऑफ द काराकोरम, जो K2 गाडविन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इस काराकोरम में बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे बालतोरा ग्लेशियर, जैसे हिस्पर ग्लेशियर, ठीक है। ये ग्लेशियर काराकोरम में स्थित है। जब हम काराकोरम पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, हिमनद पढ़ाएंगे, तो काराकोरम रेंज के अंदर जितने भी हिमनद आते हैं वो सारे हिमनद हम लोग कवर कर लेंगे,
ठीक है। तो सारे इंधन में बालतोरा, हिस्पार, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। जो इंपॉर्टेंट है ये तीनों इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, इसलिए मैंने आपको बता दिया, रिपीटेड भी करा दिया। तो इस प्रकार से आप लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, तो इतनी बात है, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। और फिर हम लोग ये अब याद करेंगे कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करेंगे, ठीक है। और किस लाइन, उस लाइन को क्या बोलते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सभी अभी ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज के बारे में तो पूरी बात हो चुकी है। अब हम लद्दाख श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है। लद्दाख श्रेणी की बात करेंगे कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि दूसरी जो श्रेणी है वो है लद्दाख श्रेणी। इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं लद्दाख श्रेणी। अब आपको पता होगा ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता होगा कि ये भाग जो भी है वो आपका काराकोरम है और ये भाग आपका पूरा लद्दाख है, ठीक है, आपको पता होगा। अब ये लद्दाख में यहाँ पर दक्षिण पूर्व में चोटी स्थित है जिसे कहते हैं राकापोसी। क्या कहते हैं दोस्तों? राकापोसी। क्या कहते हैं? राकापोसी, जो लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ पॉइंट बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं लद्दाख की सर्वोच्च चोटी, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी राकापोसी है, राकापोसी है। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका बनेगा, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि राकापोसी विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, ठीक है, ढाल वाली चोटी है। ये हम लद्दाख में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लद्दाख श्रेणी से जो पॉइंट था वो आपको हम क्लियर करा दिए। ये दो पॉइंट्स बन रहे थे काराकोरम को लेकर के और लद्दाख श्रेणी को लेकर के। अब जास्कर श्रेणी से लेकर के कोई ऐसे विशेष पॉइंट नहीं बने जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो जास्कर और लद्दाख इसके नीचे है और जास्कर के नीचे आपका कैलाश श्रेणी है और कैलाश श्रेणी मानसरोवर झील उसी पर स्थित है। उस मानसरोवर झील की जब हम बात करेंगे, जब हम रिवर पढ़ेंगे और रिवर में मानसरोवर झील से के पास जो भी हिमनद है उनसे निकलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं जो देश की सबसे बड़ी नदियां हैं, उन पर चर्चा हम रिवर्स टॉपिक पर करेंगे। तो ये बात आप लोगों को, ये पूरा जो लद्दाख श्रेणी है, ये जो पॉइंट्स बन रहा था वो पूरी तरीके से क्लियर होता है, ठीक है। जिसमें मैं एक लास्ट पॉइंट लूंगा कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से जब अलग होता है तो वो सचल लाइन या हिज लाइन द्वारा अलग होता है। इतनी बात हम लोग करेंगे। तो ये पॉइंट आप बना लो और लास्ट पॉइंट में और मैं दिखा दूं उस लास्ट पॉइंट को। इससे बाद ये टॉपिक ट्रांस हिमालय का क्लियर होता है। तो चलते हैं हम लोग, जो पॉइंट्स हमारे छूटे हुए हैं वो पॉइंट्स लिख लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स है। आपको पता होगा कि कभी-कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत पार हिमालय से कौन कौन नदियां निकलती हैं। तो ये आपको जरूरी है कि इस हिमालय से, ये भी लिख लेते हैं पॉइंट्स, इस हिमालय से ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इसको सिंधु नदी बोलते हैं, और सतलज,
ये 3 ऐसी नदियां हैं जो इस हिमालय से निकलती, इस हिमालय से ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज नदी निकलती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा। और ये हिमालय ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिज लाइन द्वारा अलग होते हैं, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि इस हिमालय से ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज नदी निकलती हैं, उद्गम होता है यहाँ से। आपको पता होगा कि ये सारी नदियां, जो तीनों नदियां, सतलज नदी इसी के पास राकसताल झील से होकर आती है। इसके बाद इंडस आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि रिवर में कहां से, मानसरोवर झील के पास से। तो ये नदियां अपने हिमालय से बाहर, जो हिमालय स्थित है ट्रांस हिमालय, वहां से इन नदियों का उद्गम होता है, ऑर्डिनेट होती है रिवर से। और ये ट्रांस हिमालय जब ग्रेटर हिमालय से अलग होता है तो सचर जोन लाइन द्वारा अलग होता है, हिज लाइन द्वारा अलग होता है। तो ये पॉइंट्स जो ट्रांस हिमालय के लास्ट फैक्ट है, ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लघु हिमालय की। तो अब हम अगले हिमालय की बात करेंगे। अगले हिमालय में जो दूसरा हिमालय होगा वो होगा आपका बृहद हिमालय। क्या होगा? बृहद हिमालय, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग हिमाद्री हिमालय। क्या बोल सकते हैं हम लोग? हिमाद्री हिमालय। ठीक है, या बड़ा हिमालय, या बड़ा हिमालय, या हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला। क्या बोल सकते हैं? हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला, क्योंकि सभी हिमालय में ये हिमालय सबसे ऊंचा है। हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला, ठीक है, हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला। इतने टाइप से हम ये पॉइंट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि इस हिमालय की लंबाई करीब बताई गई है 2500 किलोमीटर और चौड़ाई करीब जो है, बताते हैं चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई भी करीब 25 किलोमीटर के आसपास है, तथा औसत ऊंचाई इस हिमालय के अंतर्गत जितनी पर्वत चोटियां, उनकी औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर करीब है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके हैं, ये पॉइंट आप नोट करो। और इसमें बृहद हिमालय को किन किन नामों से जाना जा सकता है? ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमालय की सर्वोच्च श्रृंखला। इतने नामों से हम बृहद हिमालय को जान पा रहे हैं। और इस हिमालय की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 25 किलोमीटर के आसपास है। और औसत ऊंचाई की जो चोटियां यहाँ पाई जाती हैं, उनकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर के आसपास है। कितना है? 6100 मीटर के आसपास इनकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट करें। तो हो गया होगा। आगे अगले पॉइंट में हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग? उसमें ये लिखेंगे कि ये
ये हिमालय नंगा पर्वत से लेकर के नंगा पर्वत पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा दर्रे तक फैला है। ठीक है, नामचा बरवा दर्रे तक फैला है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा दर्रे तक फैला है। ठीक है, तो इसका हम मैप भी बनाएंगे, इसके मैप में आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये मैप इसका मैप होगा। ठीक है, और ये मैप ये आपका मैप होगा, और इसी मैप के आधार पर हम आपको बताएंगे कि ये पर्वत श्रृंखला कैसे फैली हुई है। तो ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है आपका नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत से लेकर के दोस्तों ये जो फैला हुआ है, ठीक है, ये नंगा पर्वत से लेकर के ये आपका इस तरह से ये फैला हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ आपका नेपाल पड़ता है, और नेपाल इसमें हम लिखेंगे ये हिमालय नेपाल देश में सर्वाधिक ऊंचा है। क्या है? सर्वाधिक ऊंचा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की जो बात करते हैं हम, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वो है जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट की चोटी, जो वर्तमान समय में लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले 88-48 थी, आज 88-50 मीटर है। और ये नेपाल में स्थित देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। इसलिए कहा जाता है कि ये हिमालय, जो हिमालय की बात कर रहे हैं बृहद हिमालय की, इस बृहद हिमालय का सर्वोच्च शिखर सबसे ज्यादा नेपाल में स्थित है। नेपाल में सबसे ऊंचा हिमालय है इस हिमालय का पार्ट। तो आप इस पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसी हिमालय के बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नामचा बरवा दर्रा। नामचा बरवा दर्रा। ठीक है, नामचा बरवा दर्रा। तो ये हो गया आपका नामचा बरवा दर्रा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो है माउंट एवरेस्ट है, यहाँ एक बना लेंगे माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर आपका जो है धौलागिरी है। ठीक है, यहाँ पर आपका माउंट अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा, ये सारे पर्वत जो है वो आपको नेपाल में ही मिलेंगे। पहला है आपका जो है माउंट एवरेस्ट, दूसरा आपका धौलागिरी, तीसरा आपका अन्नपूर्णा। ये सारे पर्वत आपके नेपाल में स्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आप बता सकते हैं। और यहाँ सिक्किम में जो स्थित है, जिसका नाम है कंचनजंगा, जो भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है, द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, मतलब भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। तो ये पॉइंट्स भी आपका बन पा रहा है, और ये मैं अभी आपको लिखूंगा। ये सारे पॉइंट्स जो है नेपाल में कौन कौन से पर्वत हैं। एक पर्वत का नाम और भी है, तो आप लिख सकते हैं महाकालू। ठीक है, महाकालू भी लिख सकते हैं। ये महाकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये नेपाल में स्थित है। यहीं पर हम बात करें नंदा देवी की उत्तराखंड में, तो यहाँ पर आपका नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड में, त्रिशूल चोटी है उत्तराखंड में, इसके बाद बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ये सारी चोटियां उत्तराखंड में स्थित है। तो इतनी भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो
आपको मैंने ये मैप छोटा सा बना दिया है, इस मैप को आप अच्छे से और बना लीजिए। इसके बाद आपके पास एटलस रहता है, एटलस से भी आप सारी चीजें कर सकते हैं। एटलस से भी सारी चीजों को आप रख करके अपने पास सारी चीजों को दोहरा सकते हैं, मैप में बना सकते हैं। तो ये पॉइंट्स क्लियर होता है और चलते हैं इसमें। अब हम लिखना चालू करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी जो लोग बच्चे हैं उनको लिख भी लें, ठीक है, लिख लो सभी लोग। तो सभी लोगों का बन गया होगा, अब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसमें अगला बात हम लोग करेंगे कि पहले नंबर तो हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। किसकी बात करेंगे? माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अब ये माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। देखो ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, लिखेंगे नेपाल में स्थित है। क्या है? नेपाल में स्थित है। इस चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं, तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा मतलब चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। बृहद हिमालय को पर्वतों की रानी बोला है तिब्बती लोगों ने, इसलिए इसका नाम चोमोलुंगमा रखा है। तिब्बत में चोमोलुंगमा मतलब पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसकी ऊंचाई 88-50 मीटर है। कितनी है? 88-50 मीटर है, ठीक है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स बन रहे थे वो सारे पॉइंट्स क्या बने कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इस चोटी को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, तथा तिब्बत में चोमोलुंगमा मतलब अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। इसके बाद वर्तमान में इसकी ऊंचाई 88-50 मीटर है और विश्व की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट आपके माउंट एवरेस्ट से बन पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स जो बने हैं बृहद हिमालय से लेकर के वो सारे पॉइंट्स आप नोट कर लें, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम माउंट एवरेस्ट के बाद जो बताएंगे वो बताएंगे आपको कंचनजंगा के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा के बारे में देखिए, कंचनजंगा। अब देखिए कंचनजंगा जो है कंचनजंगा के बारे में देखिए, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। भारत की
सर्वोच्च चोटी है तथा हिमालय पर स्थित भारत की प्रथम सर्वोच्च चोटी है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू हिमालय के अनुसार यदि देखें तो भारत की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 85-97 मीटर। ये आपको याद रखना होगा, 85-97 मीटर ये कंचनजंगा का फैक्ट है और इस पॉइंट को आप लोग क्लियर कर लें, ठीक है ना। चलो आगे इस नोट करो और फिर आगे हम लोग बात करेंगे नंदा देवी ग्लेशियर के बारे में या नंदा देवी चोटी के बारे में, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे नंदा देवी ग्लेशियर। तो नंदा देवी चोटी ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। हिमालय पर तीसरा पॉइंट, हिमालय पर स्थित भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। देखो आपको मैं बता दूं कि ऐसे पॉइंट्स आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं। मैंने वो रिसर्च किया है तब आपको ये सारे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन एग्जाम में आप गलती ना करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो नंदा देवी चोटी से लेकर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया। इसके बाद हिमालय पर स्थित दूसरी सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है क्या है, नंदा देवी। और नंदा देवी चोटी भी है और नंदा देवी चोटी में ग्लेशियर स्थित है। वो उस ग्लेशियरों को नाम जानते हैं नंदा देवी ग्लेशियर। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होता है और मैं आपको कुछ बताऊंगा कि नेपाल में कौन कौन से आपकी चोटियां स्थित हैं और उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं। फिर मैं बताऊंगा कि इस हिमालय के अंतर्गत कितने हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं और कौन कौन से प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। तो इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स क्लियर होता है, नोट कर लो, नोट कर चुके होंगे। तो चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे नेपाल में स्थित चोटियां, ठीक है। नेपाल में स्थित चोटियां कौन कौन सी हैं। पहला आपको पता है माउंट एवरेस्ट, दूसरा आपका मकालू, तीसरा आपका धौलागिरी, चौथा आपका अन्नपूर्णा, ठीक है। ये नेपाल में स्थित चोटियां हैं और नेपाल में इस हिमालय का सर्वोच्च भाग है, ऊंचा भाग है। तो ये पॉइंट्स आपका नेपाल में। वही बात मैं करूं उत्तराखंड की चोटियां, तो उत्तराखंड की चोटियों में कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे उत्तराखंड की चोटियों में कौन कौन सी हैं। नंबर 1 नंदा देवी, नंबर दूसरा नंदा देवी के बाद त्रिशूल, तीसरा त्रिशूल के बाद केदारनाथ,
चौथा बद्रीनाथ, पांचवा, ठीक है इतने कर लेते हैं। चार नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ और बद्रीनाथ उत्तराखंड की ये चोटियां हैं चार। और हिमालय में भी नेपाल में स्थित जो चोटियां हैं माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और अन्य पूर्णा है। तो इस प्रकार से ये आपके बृहद हिमालय में कुछ देशों में इस तरह से चोटियां पाई जाती हैं, वो बात क्लियर होती है, नोट करें आप। तो क्लियर हो गया होगा और चलते हैं आगे। बात करेंगे इस हिमालय के अंतर्गत, इस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख हिमनद। और प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 सबसे पहले हिमनद की बात करेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद। इसके बाद दूसरा बात करेंगे मिलाम हिमनद। तीसरी बात करेंगे जेमू हिमनद। और ये सिक्किम में है, और ये जो स्थित है ये उत्तराखंड में है, और ये भी उत्तराखंड में है। मतलब ये कुमाऊं हिमालय में दोनों है। ये दोनों हिमनद जो है वो किस हिमालय पर है? कुमाऊं हिमालय पर स्थित है। कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं हिमालय कहाँ है? आपको पता है उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय पाए जाते हैं। और कुमाऊं हिमालय में गंगोत्री हिमनद, मिलाम हिमनद, ये सभी हिमनद आते हैं कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। ग्लेशियर स्थित है। और जेमू हिमनद सिक्किम राज्य में स्थित है, नेपाल हिमालय में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स नोट करें आप लोग। तो क्लियर हो गया होगा। और फिर हम आगे चलेंगे और आगे आपको बताएंगे कि इस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो इस हिमालय के अंतर्गत, इस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रे, तो दर्रे में प्रमुख दर्रे में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? तो देखो कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। तो नंबर 1 आप इस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख दर्रों में लिख सकते हैं जोजिला दर्रा, जोजिला पासेज। दूसरा आप लिख सकते हैं बुर्जिला दर्रा, क्या लिख सकते हैं? बुर्जिला दर्रा। तीसरा लिख सकते हैं आप सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। फिर आप लिख सकते हैं नीति दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। फिर लिख सकते हैं आप लिपुलेख के बाद नाथुला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है। ये सभी दर्रे आप लिख सकते हैं। ये दर्रे इसी हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा। अब इसमें एक पॉइंट और बनाएंगे। इस हिमालय से गंगा, दूसरा यमुना नदी का उद्गम हुआ है, नदी का उद्गम हुआ है। ये पॉइंट आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बृहद हिमालय में जितने भी फैक्ट बने वो क्लियर होते हैं। एक लास्ट फैक्ट है
जिसको हम कहेंगे कि ये हिमालय लघु हिमालय से अलग हो रहा है। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय मेन सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। तो आप लिख सकते हैं अलग होते हैं। तो आप लिखेंगे कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय मेन सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं बृहद हिमालय को लेकर के। फिर अगला हमारा हिमालय होगा लघु हिमालय, तो इसे नोट कर लें आप। तो अब हम लोग बात करेंगे लघु हिमालय के बारे में। किसके बारे में? लघु हिमालय के बारे में। आप देखो लघु हिमालय के बारे में जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो लघु हिमालय कैसा हिमालय है और किस हिमालय के बाद इसका नंबर आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैप बनाएंगे और मैप के आधार पर आपको हम दिखाएंगे कि लघु हिमालय का क्षेत्र कहां से कहां तक फैला हुआ है। ठीक है ना। तो चले देखते हैं हम लोग इस लघु हिमालय के बारे में। अब ये आपको पता है कि यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी और इसे एक नाम और भी देते हैं हम लोग मध्य हिमालय, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेसर हिमालय। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय या लघु हिमालय हिंदी में, या मध्य हिमालय बोलते हैं। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है और यहाँ पर आपका बनिहाल श्रेणी है। क्या है? बनिहाल श्रेणी है। और यहाँ से लेकर के ये इस तरह से आपको बता दें कि यहाँ से ये आपका लेकर के, ठीक है, ये श्रेणी इस तरह से फैली हुई है। इस तरह से ये श्रेणी फैली हुई है और ये पूरा भाग कवर किए हुए है। ये पूरा भाग कवर है। ठीक है, ये ऐसे ये सभी पार्ट्स इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसे? इसे हम लघु हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, या इंग्लिश में बोलेंगे लेसर हिमालय। ठीक है, तो इतनी बात याद रखेंगे आप कि ये आप पीर पंजाल श्रेणी से लेकर के बनिहाल श्रेणी को पूरा अगर मिला दे, पूरी रेंज जो है यहाँ तक जाकर के खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये जितना कवर करती है, ये करीब यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको चौड़ाई करीब, यहाँ पर जो चौड़ाई आपको मिलेगी वो करीब सिर्फ 50 किलोमीटर मिलेगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में है। अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप लिख सकते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है। तो इतनी बात आप लिखने के बाद, इसके बाद आप लिख सकते हैं इस हिमालय का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग तक
की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद इस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख नगर, इस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख नगर में कौन कौन से, जैसे आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में आपको नैनीताल, अल्मोड़ा, इसके बाद रानीखेत, फिर इसके बाद आगे जब चलेंगे डलहौजी और इसके बाद दार्जिलिंग। ये कुछ ऐसे नगर जो इसी हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। ठीक है, जैसे बात करेंगे, पहला लिखेंगे शिमला, शिमला के बाद श्रीनगर भी इसी उसमें है, श्रीनगर, शिमला, श्रीनगर, इसके बाद रानीखेत, रानीखेत के बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, डलहौजी, डलहौजी के बाद दार्जिलिंग। ये इस हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख ऐसे नगर हैं जो स्थित है। यदि हम प्रमुख दर्रों की बात करें तो इस हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख दर्रे हैं। जैसे बात हम लोग करें इस दर्रे पे पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, इसके बाद इसके नीचे जो पार्ट्स में आपको मिलेगा जिलेबला दर्रा। ठीक है, जिलेबला दर्रा के बाद आपको जब अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा जैसे बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, इसके बाद आपका दिफू दर्रा। ठीक है, ये कुछ दर्रे इसी हिमालय के अंतर्गत स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये आप लिख लेना जो मैंने बोल दिया है, वो सारे दर्रे आप लिख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है किस हिमालय का जो सर्वाधिक विस्तार है किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। और ये हिमालय की शुरुआत किस दर्रे से होती, तो आप बताएंगे पीर पंजाल से, और बनिहाल रेंज इसी हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जो इसी हिमालय को लेकर के आप रावी और ब्यास नदियों के आसपास के क्षेत्र, और कहा गया है कि ये जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जिस तरह से इनका बहाव नीचे की तरफ, वहां पर इस हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है। तो इतनी बात तो मैंने केवल ऐसे बोलकर आपको समझा दिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, ये पूरा मानचित्र बनाएंगे। मानचित्र के बाद इस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में है। इस हिमालय का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें इस हिमालय के अंतर्गत पाई जाती हैं। इस हिमालय के अंतर्गत प्रमुख नगर हैं जैसे शिमला, श्रीनगर, रानीखेत, अल्मोड़ा, डलहौजी और दार्जिलिंग। तो ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर कर लें। इसके बाद जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो पॉइंट्स आगे मैं क्लियर कराता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो तो अपना स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़े। तो सभी लोगों का ये नोट हो चुका होगा और फिर हम आगे चलेंगे, कुछ पॉइंट्स और लिखाएंगे आपको। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स आपको और लिखाएंगे। ठीक है, इसमें आगे लिखना है आपको कि इस हिमालय के अंतर्गत, इस हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में घास के मैदान हैं, घास के मैदान हैं जिन्हें हम जानते हैं सोनमार्ग,
आगे इत्यादि लगा देते हैं और भी बहुत सारे, ठीक है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, ये आपके घास के मैदान जम्मू कश्मीर में है। यदि मैं यूके उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में बुग्याल और पयार ये घास के मैदान पाए जाते हैं इसी हिमालय के अंतर्गत, इसी हिमालय के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? ठीक, तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है, ये जो घास के मैदान है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और जब उत्तराखंड की बात करें तो बुग्याल और पयार घास के मैदान इस हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इतनी बात आप लोग लिख चुके होंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट, लघु हिमालय या लेसर हिमालय जिसे हम लोग बोलते हैं। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन क्रस्ट दरार द्वारा अलग होता है। ये पॉइंट साबित मेन क्रस्ट दरार द्वारा ये, ठीक है, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से इस तरह से ये अलग होता है। मेन सिंगल क्रस्ट द्वारा नहीं कर सकते, मेन क्रस्ट दरार द्वारा ये अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग नोट कर ले। इतना आपका पॉइंट और बना तो ये आपका हिमालय क्लियर होता है। फिर आगे मैं अगला हिमालय कराऊंगा। अब चलेंगे हम लोग शिवालिक हिमालय के बारे में देखेंगे। शिवालिक हिमालय, तो इसके बारे में तो आपको पता हो गया होगा कि ये लघु हिमालय हुआ और ये हिस्सा पूरा आपका, ये हिस्सा आपका यहां आकर के पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, जिसे हम नाम देते हैं शिवालिक हिमालय। क्या देते हैं? शिवालिक हिमालय। और इस हिमालय में बहुत सारे फैक्ट नहीं बनेंगे, कुछ ही फैक्ट बनेंगे जो आपको याद रखना है, जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हिमालय जो आपको मैंने बताया, ये हिमालय आपका क्या है? शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स देखो शिवालिक हिमालय के। सबसे पहले इसे हम नवीन हिमालय कहते हैं, नवीन हिमालय कहते हैं। इसका निर्माण आज भी जारी है। इसे उप हिमालय की संज्ञा देते हैं। उप हिमालय इसलिए कहा जाता है कि हिमालय का ही टूट टूट करके ये हिमालय बन रहा है। जो शिवालिक हिमालय है वो जो बृहद हिमालय, लघु हिमालय से जो टूट कर सिलखंड आ रहे हैं, जिससे इस हिमालय का निर्माण लगातार जारी है। इसे इस वजह से कहा जाता है कि वही हिमालय का ही भाग है ये, तो इसे उप हिमालय का नाम दे दिया जाता है। तो इतनी बात में आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि इसे उप हिमालय की संज्ञा इसी वजह से हम लोग देते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर, इसे नवीन हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण आज भी जारी है। इसे उप हिमालय कहा जाता है और इसका विस्तार
इसका विस्तार पंजाब प्रांत से लेकर कोसी नदी तक है, कोसी नदी तक फैला है। इसके आगे इस हिमालय, ये पूरा हिमालय विलुप्त हो जाता है, ठीक है। ये हिमालय कोसी नदी तक जाते जाते इस हिमालय की श्रेणियां समाप्त हो जाती हैं और ये हिमालय सर्वाधिक यदि है तो वो सिर्फ पंजाब प्रांत में ही है। इसके बाद आगे जब हम कोसी नदी तक जाएंगे तो ये हिमालय का समापन धीरे धीरे हो जाता है। तो इतनी बात आप लोगों को पता हो गई होगी इस शिवालिक हिमालय के अंतर्गत, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये आप लोग पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इस हिमालय का जो निर्माण है, इस हिमालय का निर्माण किस युग से किस युग तक चला, तो इस हिमालय का निर्माण हुआ मायोसीन युग से प्लीस्टोसीन युग तक इसका निर्माण लगातार जारी रहा। परंतु आज भी वर्तमान समय में इस हिमालय का निर्माण जारी है। तो कह सकते हैं हम लोग अपने शब्दों में कि मायोसीन युग से लेकर के आज तक जो हिमालय बन रहा है वो हिमालय शिवालिक हिमालय कहलाता है। एक बात और है इसमें, बात यह है कि इस हिमालय के पश्चिम को द्वार तथा पूर्व को दून कहा जाता है, इस हिमालय के पश्चिम वाले भाग को द्वार कहते हैं और पूर्व वाले भाग को दून कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस हिमालय में जितने भी फैक्ट बने हुए थे वो सारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें थोड़ा सा पॉइंट, पूर्व को द्वार कहा जाता है, ठीक है। पूर्व को द्वार कहा जाता है और पश्चिम में मध्य भाग, हिमालय के मध्य भाग को दून कहा जाता है, ठीक है। इस हिमालय के मध्य भाग को दून और पूर्व के भाग को द्वार कहा जाता है। थोड़ा सा उल्टा हो गया था मुझसे, ठीक है। तो आप पश्चिम पूर्व भी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, पूर्व को द्वार और पश्चिम को दून कहा जाता है। इतना भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बता सकते हैं किसी को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो शिवालिक हिमालय था वो शिवालिक हिमालय का पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जिस तरह से हिमालय को डिवाइड करके पढ़ा है, जिस तरह से हिमालय को हमने क्लियर किया है, एक एक पॉइंट पर नजर रखी है, ठीक है, तब आपका ये हिमालय पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आईएएस का दीजिए, पीसीएस का दीजिए और बहुत सारे पेंडिंग एग्जाम हैं वो सबका दीजिए। अगर इतना पढ़ करके आप जाते हैं और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन टूटा होता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे आसानी से। यदि आप डीपली नोट्स बनाया है, अच्छे प्रकार से उनको सेट किया है, वो सारा आपका सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे हिमालय का वर्गीकरण करेंगे, हिमालय को नदी घाटी के आधार पर उसको डिवाइड करेंगे। तो आज हमारी जो हिमालय के वर्गीकरण के रूप में हम इसको किस तरह से डिवाइड करें वो आपको हम बताएंगे कि हिमालय को नदी घाटी के आधार पर कैसे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर हिमालय का
वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज on the basis of river valley, ठीक है। तो हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर, क्लासिफिकेशन हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैली, मतलब हमने हिमालय का वर्गीकरण किस आधार पर करना है? नदी घाटी के आधार पर करना है। तो सबसे पहले हमें मैप की जरूरत पड़ेगी, तो हम जम्मू कश्मीर का मैप आपको बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप तैयार हुआ और इस आधार पर हमने इस हिमालय को सेट किया। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर इंडस है, इंडस रिवर, और यहाँ पर आपका सतलज रिवर है, और यहाँ पर आपका काली रिवर है, और यहाँ पर आपका जो है वो तीस्ता रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तीस्ता रिवर है, और यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, तो अब हम हिमालय को नदी घाटी के आधार पर जब तय करेंगे, तो इस हिमालय को हम लोग क्या देंगे नाम? इतने यहाँ से इंडस मतलब सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के हिमालय को हम लोग कहेंगे पंजाब हिमालय। फिर देंगे दूसरा नाम कश्मीर हिमालय, फिर नाम देंगे हम लोग हिमाचल हिमालय, और फिर इस हिस्से से लेकर के इसे हम नाम देंगे कुमाऊं हिमालय। क्या देंगे नाम? कुमाऊं हिमालय। क्या देंगे नाम? कुमाऊं हिमालय। और इस हिस्से से लेकर के हम देंगे इसे नेपाल हिमालय, या सिक्किम हिमालय, और इस हिमालय से इस पार्ट को हम बोलेंगे असम हिमालय, या ब्रह्मपुत्र हिमालय। तो इतने नामों से आप इस हिमालय को नदी घाटी के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। तो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, और सतलज नदी के बाद काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं हिमालय, और काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उस हिमालय को नेपाल हिमालय या सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर तीस्ता हिमालय से लेकर के ब्रह्मपुत्र हिमालय तक हम किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय या ब्रह्मपुत्र हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय का जो वर्गीकरण था उस नदी घाटी के आधार पर हमने आपको क्लियर करा दिया। तो इस प्रकार से हमारा हिमालय का जो टॉपिक था, जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र की श्रृंखला पर जो लेक्चर था, वो पूर्ण रूप से सारे टॉपिक्स इसमें जो मैंने थे वो सारे कवर कर दिए, और ये टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम क्लास करेंगे हिमालय को समाप्त हमने
कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।